नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद मुंबई पहुंच जाएगा। कल गोपीनाथ मुंडे के पैतृक गांव परली में मुंडे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे की अकाल मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। समूची बीजेपी भी गोपीनाथ मुंडे को खो देने से सदमे में है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की आंखें नम है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आज बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हुई है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुंडे महाजन की जोड़ी का बड़ा योगदान है। 2006 में प्रमोद महाजन का निधन हुआ तो बीजेपी को मुंडे का सहारा था। आज मुंडे भी नहीं रहे तो बीच बहस में बड़ा सवाल उठा है कि क्या महाराष्ट्र बीजेपी में मुंडे की कमी कभी पूरी हो पाएगी? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को फिर मिल पाएगा कोई और मुंडे? काल के गाल में क्या छिपा है ये कौन जानता है। महाराष्ट्र के जिस कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी खुशी 26 मई को मंत्री पद की शपथ दिलाई, आज उसी नेता का पार्थिव शरीर आंखों के सामने था। श्रद्धांजलि देने पहुंचे मोदी निःशब्द थे और बेटी पंकजा मुंडे को किसी तरह ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। कुदरत का खेल भी अजीब है। जिस पैतृक गांव परली में मुंडे का कल अंतिम संस्कार होगा, वहीं आज मुंडे का भव्य स्वागत होना था। मुंडे इसी सिलसिले में अल सुबह दिल्ली स्थित अपने घर से मुंबई पहुंचने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। मुंडे की अकाल मृत्यु से आज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पूरी बीजेपी गहरे सदमे में है। मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है। वो हमारा एक आधार थे। उनका दुखद निधन पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश का भी नुकसान हुआ है। ये सदमा है, हमें शॉकिंग है। वो हमारा एक आधार थे। उनका दुखद निधन पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश का भी नुकसान हुआ है। ये सदमा है और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये नुकसान महाराष्ट्र के समाज का है, महाराष्ट्र के किसानों का है। गोपीनाथ मुंडे हमारे पारिवारिक संबंध थे, लेकिन महाराष्ट्र और राष्ट्र को एक खरे अर्थ में जिसको बोलता है जमीन से जुड़ा हुआ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता आज चला गया। मुंडे जी का न रहना व्यक्तिगत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी बड़ी क्षति है, बड़ी हानि है। पिछले 35 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासी धुरी मुंडे महाजन की जोड़ी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अब मुंडे का यूं अचानक चले जाना महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 12 दिसंबर 1949 को बीड के परली गांव में जन्मे मुंडे की पहचान महाराष्ट्र में एकमात्र भीड़ जुटाने वाले नेता की रही है। उनका शुरुआती जीवन संघ के नाम रहा। 1980 में महाराष्ट्र बीजेपी में जब संक्रमण का वक्त था, इन्हीं दिनों पिछड़ों की सियासत की कमान मुंडे को सौंपी गई। माधव यानी माली, धनगर और वंजारी समाज को लेकर मुंडे ने वंजारी समाज का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। तब पहली बार मुंडे विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत का परचम लहराया। बदलाव की इसी धारा में 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुंडे को जीत मिली और धीरे धीरे मुंडे अपनी छवि आक्रामक नेता के तौर पर बनाने में
कामयाब होने लगी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद वो मुंडे ही थे जिन्होंने तब शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा और बीजेपी की नींव पूरे महाराष्ट्र में मजबूत करने की मुहिम छेड़ दी। मुंडे के प्रचार से पवार खासे बदनाम हुए, जिसका फायदा भी शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 1995 में मिला। महाराष्ट्र की गद्दी पर सेना बीजेपी की सरकार बैठी और गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की कमान भी सौंपी गई। तब से लेकर आज तक मुंडे ने कभी पलट कर नहीं देखा। मुंडे महाराष्ट्र की विधानसभा में 1980 से 2009 तक विधानसभा के सदस्य रहे। गोपीनाथ मुंडे को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 2009 में पहली बार मुंडे ने बीड से लोकसभा का चुनाव जीता। दिसंबर 2009 में पार्टी ने उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया। बीड से सांसद चुने जाने के बाद बीजेपी ने मुंडे को लोकसभा में उपनेता के सम्मानित पद से भी नवाजा। महाराष्ट्र में ओबीसी जातियों की अगुवाई करने वाले मुंडे का ही ये करिश्मा है कि इस बार के चुनाव में शिवसेना के मुकाबले बीजेपी की सीटें पहली बार ज्यादा आई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में जनवादी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले मुंडे के कद का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मुंडे का खाली स्थान महाराष्ट्र बीजेपी में कभी भर पाएगा? क्या बीजेपी को फिर कभी मिल पाएगा कोई गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जब महाजन नहीं रहे तब मुंडे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी का कौन बनेगा चेहरा, बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी राजेश भी मुंबई से लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ही देर में पार्थिव शरीर मुंडे जी का पहुंचने वाला है। लेकिन उससे पहले गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर अभी थोड़ी देर में मुंबई पहुंचेगा। आज मुंबई के बीजेपी दफ्तर में मुंडे का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कैसे है वहां की तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की पार्थिव शरीर मुंबई लाने के बाद सबसे पहले वर्ली के घर पे ले जाया जाएगा, जहां पे वहां पे लोग अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी कार्यालय पे यहां पे लाया जाएगा। यहां पे महाराष्ट्र के सभी नेता मौजूद रहेंगे। यहां पे अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, इसके अलावा मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे, इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित काफी नेता यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं कि बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे काफी भीड़ होने वाली है, क्योंकि लगभग 6 बजे के बाद यहाँ पे लाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं। यहाँ पे पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। पूरी पुलिस व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। देख सकते हैं कि पूरी तरह छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। आसपास किसी को गाड़ी को हटा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ होने वाली है। महाराष्ट्र के नेता के साथ साथ यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता मौजूद रहेगी गोपीनाथ मुंडे के अंतिम दर्शन के लिए। कैमरामैन कपिल के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश के पास सीधे चलते हैं। राजेश, कब तक का पार्थिव शरीर लाया जाएगा मुंबई में और उसके बाद किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? हालांकि सत्यप्रकाश बता रहे थे तो पहले वर्ली में भी उन्हें रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। देखिए, इस वक्त मैं वर्ली में ही मौजूद हूं, जो पूर्णा बिल्डिंग है जहां पे गोपीनाथ मुंडे रहा करते थे, जहां आवास था उनका। उस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं और वहां बिल्डिंग का जो परिसर है उसमें एक छोटा पार्क है, जहां पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। और वहां पे सबसे पहले पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहाँ पे जो गोपीनाथ मुंडे के जो करीबी हैं वो यहाँ पे आएंगे और दर्शन करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के यहीं पे आने की चर्चा है। साथ ही शिवसेना के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे और साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनके आने की भी संभावना यहीं पे जताई जा रही है। साथ ही मुंबई में कई नामचीन हस्तियां हैं, वो भी यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। फिलहाल गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। आधे घंटे बाद, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि आधे घंटे बाद वो यहां पे पहुंचेंगे। राहुल महाजन और पूनम महाजन, जो भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के पुत्र और पुत्री हैं, वो यहां पे बार बार तैयारियों का जायजा लेने यहां पे पहुंच रहे हैं और बार बार नीचे भी आ रहे हैं जब भी कोई बड़ा शख्स जो है वो
परिवार से मिलने पहुंच रहा है, गोपीनाथ मुंडे के शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंच रहा है, तभी वो नीचे आके उनको घर तक ले जा रहे हैं। फिलहाल अगर घर की बात करें आंचल, तो वहां पर राहुल महाजन और पूनम महाजन के अलावा गोपीनाथ मुंडे की विधवा जो है वो मौजूद है, साथ ही गोपीनाथ मुंडे की छोटी बेटी वो मौजूद है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो गोपीनाथ मुंडे के करीबी रहे हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं। सब अपनी जो श्रद्धांजलि है वो देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यहां तक बात भी कही कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, ये मामले में कुछ फाउल प्ले नजर आ रहा है कुछ। जी राजेश, आपने कहा मामले में जांच होनी चाहिए। अब अजब सी स्थिति ये है कि गुरविंदर नाम का शख्स, जो दरअसल वो इंडिका चला रहा था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, अभी की ताजा खबर ये आ रही है कि उस ड्राइवर को जमानत मिल गई है। ये ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा था, एक नामी गिरामी होटल का ये टैक्सी थी जिसको ये चला रहा था, उसको 30,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से। बता दें, आईपीसी की 2 धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 304A यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से जब मृत्यु होती है तो अक्सर ये धारा लगाई जाती है, यानी कि लापरवाही से मौत की धारा लगाई गई थी और उसे जमानत भी मिल गई है। लेकिन उस शख्स को तो जमानत मिल गई, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी को और महाराष्ट्र को दूसरा मुंडे मिलेगा या नहीं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी भी मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जी, कल तक ये माना जा रहा था कि अगले मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे होंगे महाराष्ट्र के, और आज वो नहीं है, तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? बहुत कठिन सवाल है आंचल जी। देखिए, क्योंकि जो हाल का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पूरे महाराष्ट्र में यदि किन्हीं 2 भाजपा नेताओं ने प्रचार किया तो उनमें एक नरेंद्र मोदी थे, जो पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी, और दूसरे गोपीनाथ मुंडे थे, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र बीड़ में तो मुश्किल से कुछ समय उन्होंने दिया होगा। पूरा प्रदेश, और मैं कहूंगा कि विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में नितिन गडकरी जी के लिए उन्होंने पूरा छोड़ रखा था, और बाकी बहुत सारे इलाकों में खुद मुंडे जा रहे थे। मुंडे पिछले 34 सालों से विधायक और सांसद लगातार होते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से खड़ा किया, और जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको बनवाने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए वहां की सारी रणनीति आप ये मानकर चलिए कि पिछले 2-3 साल यानी हाल के लोकसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव के लिए भी मुंडे को ही तैयार करनी थी। मुंडे के न रहने पर यह कल्पना करना कि कौन भाजपा का कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, देखिए भाजपा से अब शायद मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि मुंडे एकमात्र चेहरा थे जो पूरे प्रदेश में लोकप्रिय थे भाजपा के नेता के रूप में, और वो लीड कर सकते थे। कभी उन्होंने मुझे भीतर की बात बताई, पता नहीं, मैं नहीं जानता सही है गलत है। उनका सोचना था कि शायद उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे उनके नाम पर राजी हैं, ऐसी उनकी आपस की बात थी। अभी दो दिन पहले आपने देखा कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात शिवसेना से निकली, लेकिन वो उद्धव जी की तरफ से नहीं थी। तो इसलिए मेरा मानना है कि शायद हो सकता है कि मुंडे जी ने जो मुझसे कहा वो शायद सही रहा हो, और वो पूरे महायुति की ओर से प्रोजेक्ट होते या न होते वो अलग बात है, लेकिन यदि भाजपा के विधायक अधिक चुने जाते तो स्वाभाविक रूप से मुंडे ही मुख्यमंत्री होते, और वो स्थान अब उनका फिलहाल जल्दी बिल्कुल एक ऐसा वैक्यूम है जो भर पाना शायद, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया कि देश के लिए और सरकार के लिए ये एक क्षति है, और जिस तरह से अकस्मात उनकी मृत्यु हुई है उस पर संजय राउत का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ प्रकाश जावड़ेकर का, 2 महाराष्ट्र के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा पे आते हैं। मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है, और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हम में नहीं है। देश के ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ राव जी मुंडे का आज तड़के जो अपघाती निधन हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि एक एक्सीडेंट है और उसमें से मुंडे जी फिर एक बार उठकर हमारे में आ जाएंगे, हमारे में बैठेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है, और गोपीनाथ राव मुंडे जी की चले जाने की दुखद खबर हमें मिली है। ये सदमा है। तो
तो सुना आपने संजय राउत को, उनका ये कहना था कि हमें लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत जल्द उठ के खड़े हो जाएंगे। अनुज जी, इससे पहले भी गोपीनाथ मुंडे जी का एक बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बिल्कुल बाल भी बांका नहीं हुआ, वो बाहर आ गए। हेलीकॉप्टर मिसहैप्स भी 1 या 2 हुए हैं पीछे कुछ टाइम में, लेकिन इस बार जिंदगी बहुत बेवफाई करते हुए निकल गई। अब वो शख्स जो कि 42 सीटें तक दिला गया भाजपा को, भाजपा और महायुति के पूरे अलायंस को, ऐसे में उस शख्स का ना होना, आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में अब होने वाले हैं, तो स्ट्रैटेजी एक बहुत जल्दी बीजेपी को अपने अंदर भी डिवाइस करनी पड़ेगी? जी हाँ, मुझे लगता है स्ट्रेटजी तो अब यही होगी कि यदि उद्धव वास्तव में नेता के रूप में प्रोजेक्ट होना चाहते होंगे तो उनको ही नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति बन पाएगी। अब इसके अलावा कोई दूसरी रणनीति बन नहीं सकती, या फिर सामूहिक नेतृत्व रखते हुए। लेकिन देखना होगा कि उद्धव जी के सामने भाजपा की ओर से नितिन गडकरी साहब रखे जाते हैं या कोई और, यानी देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, या किसी अन्य नेता को। मैं महाराष्ट्र के लिहाज से एक वाक्य कहना चाहूंगा। मुंडे जी का जन्मदिन 12 दिसंबर और शरद पवार साहब का जन्मदिन भी 12 दिसंबर। प्रदेश की राजनीति इन दो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द काफी समय से घूम रही थी, और आज की तारीख में यदि इस लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी यदि दो शख्सियत जिनके बीच सबसे अधिक मैं कहूंगा दुश्मनी कहूंगा, मैं इसको केवल प्रतिस्पर्धा नहीं कहूंगा, यदि कोई थी तो इन दोनों व्यक्तियों के प्रति, इन दोनों व्यक्तियों में। और देखिए कि वो मुंबई के क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के समय भी वो झलका था, और राका और कांग्रेस की जो पहली जॉइंट रैली प्रस्तावित हुई थी वो बीड में हुई थी। बारिश उन दिनों आपने देखा तूफान आया, जिसके कारण वो हो नहीं पाई थी, अलग बात है। और इस बार जो जीत मिली, पवार के मराठा फैक्टर को बहुत हद तक मुंडे न्यूट्रलाइज कर देते थे। जी हाँ, बिल्कुल। मराठा लीडरशिप यानी पवार के पास, और गैर मराठा लीडरशिप जो है वो मुंडे के पास थी। यदि हम जातीय राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र इन दो हिस्सों में यदि बटा हुआ है तो दोनों अलग अलग पोल्स बने हुए थे, और वही पोल्स आगे विधानसभा चुनाव के समय भी नजर आने थे। बिल्कुल। और एक ऐसा चेहरा थे जो ना सिर्फ एक ग्रामीण चेहरा था, खुद एक किसान के परिवार में उनका जन्म हुआ था, साथ ही साथ ओबीसी कार्ड भी था, ओबीसी चेहरा था, तो एक चेहरा ऐसा था जो बहुत एक्सेसिबल था, और तभी पार्टीज के तमाम नेताओं में उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। आज शायद यही वजह है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये शायद पहली बार होगा जब राहुल गांधी भाजपा के मुख्यालय गए हुए हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी शायद पहली बार भाजपा के मुख्यालय में गए होंगे। 11 अशोका रोड जो कि बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर पहली बार कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पहुंचे। मुझे लगता है नेहरू परिवार का भी कोई सदस्य पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर में गया होगा, यानी भाजपा में जो है उनको छोड़कर। हाँ, बोलिए अनुज जी। जो सोनिया गांधी के परिवार के जो लोग हैं उनमें से कोई पहला सदस्य गया है आज भाजपा मुख्यालय। इवन जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, और उस पद पर बैठे हुए उनके जो पहले व्यक्ति रहे, जो भी रहे हैं, उनमें भी कोई कभी भाजपा के मुख्यालय नहीं गया। लेकिन आज घटना ऐसी थी, कारण ऐसा था, क्योंकि वही अंतिम दर्शन के लिए रखा जा रहा था, इसलिए सब। और उस पद पर बैठे हुए उनके जो पहले व्यक्ति रहे, जो भी रहे हैं, उनमें भी कोई कभी भाजपा के मुख्यालय नहीं गया। लेकिन आज घटना ऐसी थी, कारण ऐसा था, क्योंकि वही अंतिम दर्शन के लिए रखा जा रहा था, इसलिए सबको वहां जाना पड़ा है। शरद पवार साहब भी गए आज वहां पर। बिल्कुल, अक्रॉस द पार्टी लाइंस वो एक चेहरा थे वो जिसका हर कोई सम्मान करता था। और विलासराव देशमुख के बेटे एक्टर रितेश देशमुख ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र के सबसे एक बड़े नेता में से जो एक है वो आज हमारे बीच में नहीं है। भावपूर्वक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, और मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस टू महाराष्ट्र एंड दिस कंट्री। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजेश के पास भी। राजेश, वहां पे कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए, बॉलीवुड से कई बड़े सेलिब्रिटीज के यहाँ आने की बात कही जा रही है कि वो यहाँ पे आएंगे। साथ ही जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे दलों के जो नेता हैं, उनके भी आने की संभावना यहाँ बताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, साथ ही एनसीपी के भी कई बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो है वो मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पे पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे का रखा जाएगा। वो तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण में है। अब कभी भी गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच सकता है और मुंबई एयरपोर्ट से यहां तक आने में आंचल तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहेंगे गोपीनाथ मुंडे को, वो यहां पे पहुंचेंगे। सवेरे से हम उनके घर के नीचे मौजूद हैं और लोगों का एक तरीके से तांता लगा हुआ है। कई लोग आ रहे हैं और शोकाकुल हैं यहाँ पे लोग। बात जमीन से जुड़े नेता थे, वो बात आज यहां पर जरूर देखने को मिली है कि कितने लोग यहां पर नेता के साथ साथ जो आम लोग भी आ रहे थे वो काफी शोक संतप्त थे और उनके चेहरों से और उनके बातों से साफ पता चल रहा था कि गोपीनाथ मुंडे उनके लिए क्या थे। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर, उनका जो पार्थिव शरीर है वो अगले आधे घंटों में यहां पूर्णा बिल्डिंग पहुंचेगा। और तब जो है क्या वहां पर शिवसेना के बड़े नेता और उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे? जी, कयास तो लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों यहां पे पहुंचने वाले हैं और दोनों गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करने दोनों यहां पे पहुंचेंगे। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर जो अगले आधे घंटे में यहां पे पहुंचेगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन कौन यहां पे पहुंच रहा है, क्योंकि इसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो बीजेपी के का जो महाराष्ट्र का दफ्तर है वहां पर भी रखा जाएगा, तो वहां पर भी ढेर संख्या में लोग जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी दफ्तर में पार्थिव शरीर को रखने का मकसद ये है कि जो बीजेपी के मुंबई के कार्यकर्ता हैं वो उस पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पाए और पूर्णा बिल्डिंग यानी कि घर के नीचे परिसर में जो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए रखने का जो उद्देश्य है, ये है कि जो नामचीन हस्तियां हैं मुंबई के वो उनका अंतिम दर्शन यहां पे कर पाए। ठीक है। रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ नेता और अब कानून मंत्री के साथ भी हमारे सहयोगी राकेश ने बातचीत की है, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। गोपीनाथ मुंडे के मृत्यु ने न केवल बीजेपी मुख्यालय में शोक की लहर है बल्कि पूरा देश जो है उसमें शोक की लहर फैल गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत दुखित है। एक पार्टी की क्षति है, देश की क्षति है और व्यक्तिगत क्षति है। मेरे बड़े भाई और मित्र थे, वो लोकसभा में विपक्ष के उपनेता थे, मैं राज्यसभा में था। आपको मालूम होगा अभी हाल के चुनाव अभियान में चार्जशीट कमेटी के संयोजक थे। हम लोग आसाम गए थे, बंगाल गए थे, मुंबई गए थे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद हंसी मजाक किया, चाय पी और सुबह सुनते वो नहीं रहे। इसका बहुत ही दुख है। मैं और क्या कहूं, पार्टी दुखित है, देश दुखित है, उनके परिवार को मेरी संवेदना है और हम सभी बहुत ही दुखित हैं। एक जिस तरह से कुछ यादें आपको जो कि शेयर करना चाहेंगे? इतने बड़े नेता थे लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए दिल में आग थी, चेहरे पे हमेशा मुस्कान थी। सबों से मस्ती से मिलना, मजाक करना, इतने बड़े नेता का कभी गुरूर दिखाई नहीं पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनको एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में याद करता हूं, एक बड़े भाई के रूप में याद करता हूं, एक मित्र के रूप में याद करता हूं। एक आखिरी प्रश्न है, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी, पहले प्रमोद महाजन जी का असामयिक निधन, अब जो है असामयिक निधन गोपीनाथ मुंडे का, अब मैं क्या कहूं इस नियति के बारे में? मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक करेंगे, चरैवेती आगे चलेंगे, उनके वसूलों के अनुसार उनके अरमानों को पूरा करेंगे अपनी सरकार में। तो ये थे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। इनका साफ तौर पे कहना है कि न केवल बीजेपी के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गोपीनाथ मुंडे का जो असामयिक निधन है वो क्षति है। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमने भी जब जब गोपीनाथ मुंडे का चेहरा देखा, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कुराहट थी। जिस तरह से रविशंकर प्रसाद कह रहे थे अभी कि गुरूर कभी नहीं देखा। और जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो अब तो मिठाइयां बटेगी, उनका कहना था नहीं, हमारे यहाँ गांव से बहुत लोग आए हैं, अब तो रोटियां बटेंगी। तो कुछ इस किस्म का मिजाज था। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत पर गोपीनाथ मुंडे ने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी आपको सुनवाते हैं। एक्सप्लेनेशन हो आज महाराष्ट्र के अंदर नारायण में नाराज है, इससे क्या कहते हैं?
नहीं, इसके बारे में मुझे देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत देरी हो गई। कैबिनेट एक्सपेंशन करने में बहुत देरी हो गई। अब चुनाव 2 महीने पर रहे। आज पूरे 5 साल कांग्रेस ने अपने मंत्री पद खाली रखे, ये गलत था। किसी न किसी को बनाना चाहिए था। अब ये चुनाव नजदीक आया और कैबिनेट में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। सर, आज खबर भी उठी आज कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार हो गए सीएम के लिए, उस पर क्या कहना है? नहीं, ठीक है, शिवसेना का ज्यादा लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया है, न करने का हमारा सोच है। क्यों? महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। जो मुख्यमंत्री होगा तो महायुति का मुख्यमंत्री होता, और महायुति के प्लेटफॉर्म पर इसका फैसला होगा। मतलब बीजेपी को किसी प्रकार का कोई नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है किसी से। शायद ये उनका आखिरी इंटरव्यू था और अनुज जी, शायद यही उनकी महानता है कि कल इस बात को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने थे। घमासान था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस तरह का लेख सामना में छप जाता है। लेकिन उनका रिएक्शन ये था कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो महायुति का मुख्यमंत्री होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे कि बहुत सज्जन व्यक्ति थे। वास्तव में उनकी सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा गुण थी, और इसी सज्जनता में यदि वो मुख्यमंत्री का पद अपने मन में पिछले 15 सालों से ये सपना पाले होने के बावजूद भी यदि शिवसेना के अधिक विधायक होंगे तो वास्तव में उन्हीं की तरफ चला जाता और वो हंसी खुशी दे देते। केंद्र में तो मंत्री थे ही, उनका काम चल जाता। देखिए, मैं 24 तारीख को जिस समय ऐसा लग रहा था, कुछ टीवी चैनल चला रहे थे कि वो शायद मंत्री उनको नहीं मंत्री बनाया जा रहा है, उस समय मैं उनके पास शाम को गया था। तो मेरी तरफ देखते हुए बोलते हैं, अरे क्यों परेशान होते हो, कुछ तो प्रोटोकॉल देखेंगे ये लोग। यानी पिछली लोकसभा में जो लीडर थे, डिप्टी लीडर थे, राज्यसभा में भी दोनों, उन सबका ध्यान रखा जाएगा। और बोले मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। और जब उनको मंत्रालय जो मिला तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे लोगों को लगा कि शायद उनको और अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए था। तो मैंने ऐसा कहा कि देखिए, जो छोटे लोग हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको अधिक मलाईदार मंत्रालय मिल गए। तो बोले नहीं, मुझे मलाईदार मंत्रालय नहीं चाहिए था। मैंने कह करके कृषि और ग्रामीण विकास, इन दो में से कोई एक दीजिए, क्योंकि मैं किसानों के साथ रहना चाहता हूं, ग्रामीण जिंदगी को बदलना चाहता हूं। और शायद अनुज जी, आपने भी ये सही कहा कि मौत उस वक्त उनको वहां पर खींच कर ले गई। कल वो जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रोग्राम टलते टलते, फ्लाइट टलते टलते आज उस मौके पर पहुंची, और आज नतीजा यही है कि गोपीनाथ मुंडे जी हमारे। जी हाँ, चल दीदी, देखिए, स्थान भी और समय भी वो मौत ने छांटा। क्यों? क्योंकि कल रात को वो 10 बजे की फ्लाइट से जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मंत्रियों की मीटिंग अपने घर पे बुलाई हुई थी, 7RCR में पहली मीटिंग मंत्रिपरिषद की, वो थोड़ी लंबी खिंच गई, जिसके कारण वो प्रोग्राम उनका टला। यदि वो उस समय निकल गए होते तो वो ये स्थान, जो कि ये उनके आवास से लेके पीएम आवास के बीच में पड़ता है, ये नहीं पड़ता। यानी जगह ये नहीं पड़ती जहां आज उनकी मृत्यु हुई, जहां वो दुर्घटना हुई। और उनका स्टाफ चाहता था कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट से चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रात बहुत जल्दी हो जाएगी, 7 बजे की चलते हैं। ठीक है जी, अनुज जी, हमारे साथ, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आप वहां पर बने हुए थे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोपीनाथ मुंडे तो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन न सिर्फ ये देश के लिए, सरकार के लिए, बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई शायद आने वाले साल, क्या दशकों में भी पूरी हो पाना बहुत मुश्किल होगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस